हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीन एडुटेक में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12 केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के सम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख रहे हैं। ये सिलसिला जो चैप्टर 1 से स्टार्ट हुआ था, आज हम लोग सबसे लास्ट चैप्टर नंबर 16 में पहुंच चुके हैं। इन सभी 16 चैप्टर में उन ऑब्जेक्टिव को कलेक्ट किया गया है जो पिछले कुछ वर्षों में, लगभग 10 से 12 साल में जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं आपको बोर्ड एग्जाम में, और जो पूछे जाने की संभावना है, उन सभी ऑब्जेक्टिव को एक जगह कलेक्ट करने का कोशिश किया गया है, वो भी चैप्टर वाइज। अगर आपने अभी तक पिछले चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें और उन एनालिसिस को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें और उसका एक नोट बना लें अपने कॉपी पे, जिससे कि आपका प्रिपरेशन 100% हो सके। आप सभी को पता है कि खास करके बिहार बोर्ड में अभी 35 नंबर के यानी कि 35 नंबर्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। दैट मीन्स जो 70 नंबर है, उस 70 नंबर में से 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका आ जाता है। अगर आप 35 ऑब्जेक्टिव को सही कर लेते हैं और थ्योरी में से 35 में से अगर आप 25 नंबर भी लेके आते हैं तो आपको 60% नंबर यहाँ से मिल जाता है। 60 नंबर जब आपको यहाँ से मिल जाएगा और जो आप प्रैक्टिकल से लेकर के आएंगे जो भी नंबर, तो ये इजीली आपको क्या करेगा, 80% प्लस में लेकर के जाएगा, जो कि किसी भी बोर्ड एग्जाम में 80% प्लस मार्क्स लाना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन उसको आसान बनाया जा सकता है, जिसके लिए मैं ये तरीका आपके लिए लाया हूँ कि जिससे आपका ऑब्जेक्टिव 100% बने। आप 35 में से 35 सही ऑब्जेक्टिव बना के आ सकें, ऐसे क्वेश्चनों को मैं कलेक्ट करके लाया हूँ। इन सभी वीडियोस को, खास करके जो सभी चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव के वीडियोस बनाए गए हैं, उसको एक बार जरूर आप देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्या है, हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यही आपका बहुत बड़ा योगदान होगा हमारे लिए, जैसा कि मैं योगदान दे रहा हूँ आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियोस और बेहतरीन से बेहतरीन ऑब्जेक्टिव ला करके। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी दवा यानी कि मेडिसिन फीवर को कम करता है। यानी कि जो हमको फीवर होता है, जिसको हम बुखार भी कहते हैं, है ना, इसको कौन कम करता है। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, ट्रैंक्यूलाइजर। देखिए एनाल्जेसिक जो मेडिसिन होता है, जो ड्रग का ग्रुप्स है, ये हम पेन के लिए यूज करते हैं, है ना। जो दो तरह का होता है हमारा, एक होता है नार्कोटिक, एक होता है नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक जो होता है वो हमारा क्या होता है, जब ज़्यादा पेन होता है, जैसे कि कैंसर का पेन हो या ऑपरेशन वगैरह का पेन हो या बोन्स वगैरह के कड़क होने का पेन हो, तो उन सब पेन में हम लोग क्या करते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स यूज करते हैं जो एनाल्जेसिक होता है। और नॉन नार्कोटिक किसमें करते हैं, छोटी मोटी दर्द में, पेन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये फीवर में यूज नहीं हो रहा है। एंटीबायोटिक जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है ना, जैसे कि कभी अगर हमको फीवर हो गया तो फीवर कम नहीं हो रहा है जल्दी, या सर्दी खांसी इसमें, या फिर कहीं पर जो है कट वगैरह जाता है या घाव हो जाता है, तो उसमें हम लोग एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, है ना। तो ये एंटी माइक्रोबियल में आ जाता है आपका कौन, एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक। ये किस में आ जाता है, एंटीबायोटिक में, है ना, जो हमारे बॉडी के एंटीबॉडी को बूस्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, एंटीपायरेटिक।
एंटीपायरेटिक ही क्या काम करता है, हमारे जो फीवर होते हैं, हाई फीवर होते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, कम करने का काम करता है। डी नंबर में क्या आपका ट्रैंक्यूलाइजर। ट्रैंक्यूलाइजर क्या है कि जैसे कभी आदमी क्या तो ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, स्ट्रेस में या डिप्रेशन में आ जाता है, तो उनको ट्रैंक्यूलाइजर मेडिसिन दिया जाता है जिससे उसको अच्छा होने का या अच्छा महसूस करने का अनुभव कराता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, ट्रैंक्यूलाइजर। तो ट्रैंक्यूलाइजर हम कब यूज करेंगे, जब हम स्ट्रेस में या डिप्रेशन में होंगे तो ट्रैंक्यूलाइजर का यूज करेंगे। जैसे कि फेनाल्जीन है ना, ये सब इप्रोनाजीड, ये सब आपका क्या है, ट्रैंक्यूलाइजर है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। पैरासीटामोल क्या है आपका, एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन है ना। इसको हम किस लिए यूज करते हैं, हाई फीवर को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। पेन को कम करने के लिए तो हम एनाल्जेसिक का उपयोग करेंगे, और हाई एसिडिटी में क्या करेंगे, एंटासिड टेबलेट। एंटासिड क्या होता है, जैसे कि हमारा रेनिटिडीन, जिनटेक, ये सब का हम यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि टिक्चर आयोडीन का उपयोग किया जाता है। टिक्चर आयोडीन का उपयोग किया जाता है। टिक्चर आयोडीन आपका होता क्या है ना। तो टिक्चर आयोडीन आपका क्या होता है, एक एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है ये आपका, एक एंटीसेप्टिक होता है। इसमें टिक्चर ऑफ आयोडीन जो होता है, इसमें अल्कोहल और जल का मिश्रण होता है। तो जिसमें अल्कोहल कितना रहता है आपका, 2 से 3% अल्कोहल वाले जो मिश्रण होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं। यानी कि आयोडीन 2 से 3% उसमें अल्कोहल और जल होगा। आयोडीन तो कंपलसरी है, आयोडीन हो गई, और उसमें साथ में क्या रहेगा, अल्कोहल और जल, जो 2 से 3% रहेगा। ठीक है, तो ये किसका काम करता है, टिक्चर ऑफ आयोडीन, एंटीसेप्टिक का। किसका, एंटीसेप्टिक का। जैसे घाव वगैरह हो जाता है तो वहां पर ये यूज किया जाता है। बोरिक एसिड का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, बोरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन, बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, BOH होल 3। ये आपका क्या हो गया, बोरिक एसिड। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, H3BO3, है ना। तो बोरिक एसिड का भी यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में, लेकिन किस में, ये आई स्पेशल के लिए होता है। यानी कि आंख में एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज करने के लिए हम लोग बोरिक एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन का यूज करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में। किसके लिए, आई के लिए, आंख के लिए। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए आगे, ऑप्शन नंबर क्या था आपका, आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में, है ना, जिसमें ग्लूकोज वगैरह नहीं होता है ना। जिसको जैसे कि किसी को अगर शुगर का प्रॉब्लम है तो वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग कंपाउंड का यूज करते हैं। यानी कि जो स्वाद में, टेस्ट में क्या होता है, मीठा होता है, लेकिन इसमें शुगर नहीं होता, यानी कि कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। किसमें, आर्टिफिशियल स्वीटनर में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, लेकिन ये कार्बोनिक सब्सटेंस ही होता है, और ये स्वाद में मीठा भी होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसको आर्टिफिशियल यानी कि मानव निर्मित स्वीटनिंग एजेंट कह सकते हैं। और सबसे ज़्यादा स्वीटनिंग कौन होता है, एलिटेम। और बाकी कितने हैं, एस्पार्टम है, सैकरीन है, सुक्रोलोज है ना, साइक्लामेट है, नेक्टेरिन है। यह सब आपका क्या हो जाता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर हो जाता है। और सबसे ज़्यादा स्वीटनेस कौन होता है, एलिटेम। कौन होता है, एलिटेम। दूसरा क्या है, एंटासिड के रूप में। तो एंटासिड के रूप में तो मैंने आपको बता ही दिया कि रेनिटिडीन, एंटीहिस्टामिन, ये जिनटेक, रेनटेक, ये सब हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड के रूप में यूज करते हैं। एंटी फर्टिलिटी ड्रग जो क्या काम करता है, पॉपुलेशन को कम करता है। यानी कि जो फर्टिलेशन जो होता है ह्यूमन बॉडी में, उस फर्टिलेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी कि जो सिंथेटिक, ये एक सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मिक्सचर होता है ना। तो जब टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का मिलन होता है तो उसको ये क्या कम करता है, फर्टिलाइज होने से रोकता है। कौन, एंटी फर्टिलिटी ड्रग। जिसके अंदर में कौन कौन आ जाता है, नॉर्थिंड्रोन, उसके बाद नोवेस्ट्रोल, ये सब आपका क्या है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्लोरामफेनिकोल है। क्लोरामफेनिकोल क्या है? देखिए, इसको यूज किया जाता है किसके लिए? टाइफाइड के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? टाइफाइड के लिए। क्लोरामफेनिकोल के अलावे टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसिटीन, ये सब भी यूज किया जाता है किसके लिए? टाइफाइड के लिए। तो ये है क्या एक्चुअल में? तो टाइफाइड तो एक तरह का फीवर होता है, लेकिन एक स्पेशल फीवर है, जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो है क्लोरामफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है जो टाइफाइड को क्योर करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एंटीसेप्टिक है? इप्रोनियाजिड, ये तो इप्रोनियाजिड आपका क्या हो गया? ट्रैंक्यूलाइजर हो गया, है ना, जो आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस में काम करता है ना। डाइमटेप, यानी डाइमटेप आपका क्या हो गया? एंटीसेप्टिक। डाइमटेप क्या है आपका? एंटीसेप्टिक है। ये किसमें, सॉरी, डाइमटेप जो है आपका एंटीहिस्टामिन है, जो एलर्जी हो जाता है, जैसे सर्दी खांसी हो जाता है या थ्रोट सोर हो जाता है, तो उसमें हम लोग डाइमटेप यूज करते हैं। तो डाइमटेप किसके लिए हो गया? एंटीहिस्टामिन के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गया? एंटीहिस्टामिन के लिए। और इप्रोनाजिड किसके लिए हो गया? इप्रोनाजिड हो गया आपका ट्रैंक्यूलाइजर के लिए। ठीक है। एस्पायरिन जो है, ये एस्पायरिन जो सी नंबर में है, ये आपका एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक भी है, यानी कि दर्द में भी इसको यूज किया जाता है, छोटा मोटा दर्द में भी। ये नार्कोटिक में, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक में आ जाता है कौन? एस्पायरिन। ये एंटीपायरेटिक का भी काम करता है आपका और एनाल्जेसिक का भी काम करता है। और सोफ्रामाइसिन जो है, ये सोफ्रामाइसिन आपका काम करता है किसके लिए? एंटीसेप्टिक के लिए। तो सोफ्रामाइसिन के अलावे और किस चीज़ का यूज किया जाता है? फ्यूरासिन का भी यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में। बाइथोनॉल का यूज किया जाता है ना। डिटोल का यूज किया जाता है किसके लिए? एंटीसेप्टिक के लिए। तो एंटीसेप्टिक में क्या क्या याद रखेंगे आप? सोफ्रामाइसिन, है ना, फ्यूरासिन, डिटोल, बाइथोनॉल, ये सब आप क्या किसके लिए यूज करेंगे? एंटीसेप्टिक के लिए। एस्पायरिन किसके लिए आ जाएगा? एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक के लिए। ठीक है। इप्रोनियाजिड किसके लिए आ जाएगा? ट्रैंक्यूलाइजर के लिए। और डायमटेप किसके लिए आ जाएगा? एंटीहिस्टामिन के लिए, जो एलर्जी में यूज होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एंटीपायरेटिक है? एंटीपायरेटिक जो फीवर को कम करने का काम करता है। बाइथियोनॉल, ये तो हो गया आपका क्या? एंटीसेप्टिक हो गया, जो साबुन में यूज होता है एंटीसेप्टिक के रूप में। क्लोरामफेनिकोल, अभी आपको मैंने बताया कि ये एंटीबायोटिक हो गया। क्लोरामफेनिकोल क्या हो गया? ये एंटीबायोटिक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है? फेनल्जीन। फेनल्जीन जो है, ये भी एक हमारा क्या है? ट्रैंक्यूलाइजर है। ये भी एक क्या है? हमारा ट्रैंक्यूलाइजर है, जिसको हम लोग एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी कहते हैं। और पैरासीटामोल जो है, ये पैरासीटामोल आपका क्या है? एंटीपायरेटिक है। पैरासीटामोल क्या हो गया? एंटीपायरेटिक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एनाल्जेसिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एनाल्जेसिक नहीं है? तो यहाँ पे कौन है? मॉर्फिन है, पैरासीटामोल है, नॉर्थिनड्रोन है, एस्पायरिन है। तो देखिए, मॉर्फिन, पैरासीटामोल, एस्पायरिन, ये तीनों आपका एनाल्जेसिक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन एनाल्जेसिक नहीं है? नॉर्थिनड्रोन। नॉर्थिनड्रोन क्या होता है? ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग होता है। नॉर्थिनड्रोन और नोवेस्ट्रोल, ये दोनों आपका क्या होता है? एंटी फर्टिलिटी ड्रग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एंटीबायोटिक नहीं है ना? फ्यूरासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमोक्सासिलिन, एम्पिसिलिन। तो देखिए, फ्यूरासिन ये आपका क्या है? एंटीसेप्टिक है। क्या है? एंटीसेप्टिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमोक्सासिलिन और एम्पिसिलिन, ये तीनों आपका क्या है? एंटीबायोटिक है। ये क्या है आपका? एंटीबायोटिक है। इनमें से जो आप देख रहे हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, ये यूज किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस में, मेनिंजाइटिस में, निमोनिया में या लोकल इन्फेक्शन में। ये जो
आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है, इसका यूज आप किस में करेंगे? ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस, निमोनिया और लोकल इन्फेक्शन में इसका यूज करेंगे। और जो एमोक्सासिलिन है, तो एमोक्सासिलिन का यूज आप करेंगे एलर्जी में, है ना, जो मतलब एलर्जी टाइप का प्रॉब्लम आता है उसमें जो एंटीबायोटिक यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? एमोक्सासिलिन। और एम्पिसिलिन डी नंबर में आपका क्या है? एम्पिसिलिन, इसका भी यूज करेंगे आप किसमें? एलर्जी में। तो एमोक्सासिलिन और एम्पिसिलिन का यूज करेंगे किसमें? एलर्जी में। किसमें करेंगे? एलर्जी में। यानी कि एलर्जेटिक जो प्रॉब्लम होगा उसमें एंटीबायोटिक कौन सा यूज होगा? एमोक्सासिलिन और एम्पिसिलिन। और स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज करेंगे किसमें? ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस, निमोनिया या अदर कोई लोकल इन्फेक्शन में। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है? आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे बात किया कि आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन होता है। ये क्या होता है? आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, कार्बनिक सब्सटेंस होता है, जो टेस्ट में मीठा होता है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो उस समय मैंने आपको सारा एग्जाम्पल भी बताया था। क्या क्या बताया था मैंने आपको? एस्पार्टम, सैकेरिन, सुक्रोलोज, एलिटेम, है ना, साइक्लामेट जो भी आएगा, नेक्टेरिन, ये सब आपका क्या होगा? आर्टिफिशियल स्वीटनर होगा। और ये जो नोवेस्ट्रोल है डी नंबर में आपका, ये क्या है? आपका एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। इनमें से जो इन तीनों में से जो आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इनमें से जो एलिटेम है ये सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा मीठा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एंटीबायोटिक यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। देखिए अभी हम लोग कुछ देर पहले यूज किए थे, कई बार क्लोरामफेनिकोल के बारे में बात हो चुका है कि क्लोरामफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है जिसका यूज करते हैं हम लोग किसके लिए? टाइफाइड का क्योर के लिए। और इसके अलावे क्लोरामफेनिकोल के अलावे टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसेटिन का भी यूज किया जाता है किसके लिए? टाइफाइड को क्योर करने के लिए। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लोरामफेनिकोल। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए में है पेनिसिलिन, जो सबसे पहला एंटीबायोटिक खोज किया गया था, तो पेनिसिलिन का यूज किया जाता है किसका क्योरिंग के लिए? सोर थ्रोट, है ना, गेनोरिया और लोकल इन्फेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका पेनिसिलिन का। स्ट्रेप्टोमाइसिन अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का हम लोग यूज करते हैं टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, लोकल इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं। सल्फाडाइजिन यानी कि जितना भी सल्फा ड्रग होता है ना, सल्फा ड्रग जो बॉडी के अगेंस्ट वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको नष्ट करने के लिए, उसको मतलब एक तरह से समझिए कि उसके फंक्शन को डाउन करने के लिए, कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो जितना भी सल्फा ड्रग होता है, जैसे आप कह सकते हैं सल्फाडाइजिन, सल्फाथाइजोल, सल्फेनिलामाइड, इन सब का यूज किया जाता है आपका निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया के लिए यूज किया जाता है। किसका? जितना भी सल्फा ड्रग आता है, यानी कि सल्फा नाम से जो भी ड्रग आता है, सल्फाडाइजिन हो या सल्फाथाइजोल हो या सल्फानिलामाइड हो या सल्फागोनाडाइन हो या फिर सल्फा एसिटामाइड हो, ये जितना भी सल्फा ड्रग होगा इन सब का हम लोग यूज करेंगे किसके रूप में? निमोनिया के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए और डिप्थेरिया के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नार्कोटिक ड्रग्स यानी कि एनाल्जेसिक नहीं है ना? कौन नार्कोटिक नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा एनाल्जेसिक है जिसको लेने पर नींद नहीं आती है, यानी कि नॉर्मल जो नींद है वही आएगा, लेकिन अगर आप नार्कोटिक ड्रग्स लेंगे तो उसमें क्या होगा? आपको ज़्यादा नींद आएगा और जल्दी नींद आएगा, आपको मन करेगा कि मैं सो जाऊं। तो उसमें जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है उसमें आपका मॉर्फिन आता है, कोडीन आता है, हेरोइन आता है, ठीक है, ये तीनों आपका किस में चला जाता है? नार्कोटिक ड्रग्स में। इनमें से तो एस्पायरिन आपका क्या होगा? नॉन नार्कोटिक ड्रग होगा। और जो नार्कोटिक ड्रग्स होता है वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब का आपको किसी भी दुकान में या किसी भी केमिस्ट के पास नहीं मिलेगा। जबकि आप
नॉन नार्कोटिक ड्रग्स आप यूं भी कह करके ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट्रैंक्यूलाइजर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ट्रैंक्यूलाइजर नहीं है? तो देखिए, इक्वेनिल ये भी आपका ट्रैंक्यूलाइजर है, नोराड्रेनालिन ये भी आपका ट्रैंक्यूलाइजर है, वेलियम जिसको हम लोग डायज़ेपम कहते हैं ये भी आपका ट्रैंक्यूलाइजर है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये आपका डिसइंफेक्टेंट है, यानी कि एंटीसेप्टिक के क्लास में ये आता है ना। डिसइंफेक्टेंट वो होता है जो टिश्यू को अफेक्टेड कर सकता है, दैट मीन्स जो हम अपने बॉडी में जिसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, फ्लोर, टाइल्स या फिर वॉल्स, वुड वगैरह को क्लीन करने के लिए जो यूज करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट कहते हैं, उनमें ये आता है कौन, आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट? क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा मीठा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट? अच्छा, सिर्फ बताना है कि इनमें से कौन स्वीटनिंग एजेंट है ना। तो क्या है, सेकेरिन, एस्पार्टम, सोडियम साइक्लामेट, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर आप लोग देंगे। मैं 2-3 बार आप लोगों को अभी तक बता चुका हूं कि कौन कौन हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है। इसका आंसर आप लोग देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन डिसइंफेक्टेंट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन डिसइंफेक्टेंट नहीं है? 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल ये आपका डिसइंफेक्टेंट होता है। 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल ये आपका एंटीसेप्टिक होता है। 0.2 to 0.4 ppm ऑफ क्लोरीन ये आपका डिसइंफेक्टेंट होता है। अल्कोहल भी आपका क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एंटीहिस्टामिन है? एंटीहिस्टामिन जो एलर्जी के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे सर्दी होता है, छींक वगैरह आता है, इसमें किसका यूज होता है? तो यूज होता है शेल्डेन का। किसका यूज होता है? शेल्डेन का यूज करते हैं हम लोग किसमें, एंटीहिस्टामिन में। और साइमेटिडिन का यूज किसमें करते हैं? एंटा एसिड में। नॉर्थिनड्रोन तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग हो गया। और सल्फानिलामाइड ये हमारा किस में चला गया, एंटीबायोटिक में, जो सल्फा ड्रग जो निमोनिया, डिप्थेरिया वगैरह में यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पर बात है कि एंटीहिस्टामिन ड्रग में क्या केवल आपका सेल्डोन आता है? नहीं, सेल्डोन के अलावा आपका क्या आता है, डायमटेप भी आता है ना। सेल्डोन के अलावा क्या आता है, डायमटेप भी आपका क्या होता है, एंटीहिस्टामिन ड्रग है, जो हमारे एलर्जी को कम करने का काम करता है। जो गला में जब खांसी हो जाता है तो उसके वाल्स को सॉफ्ट करने का काम करता है कौन, एंटीहिस्टामिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन एंटी माइक्रोबियल है? तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि एंटी माइक्रोबियल में कौन कौन आता है। तो एंटी माइक्रोबियल में आपका जो भी एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट है, ये सब आपका किस में चला जाता है, एंटी माइक्रोबियल में, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, प्रति सूक्ष्म जैविक कहते हैं। ठीक है, ये जो मनुष्य में जो विभिन्न प्रकार का, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या अदर पैथोजोन, जो दूसरे पैथोजोन होते हैं यानी कि रोगजनक जो होते हैं, उनसे जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है ह्यूमन बॉडी में, उसको कम करने के लिए, जैसे कि बैक्टीरिया को कम करने के लिए एंटीबैक्टीरियल ड्रग लेते हैं, फंगस को कम करने के लिए एंटी फंगल ड्रग लेते हैं, वायरस को कम करने के लिए एंटीवायरल ड्रग लेते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा किस में चला जाता है, एंटी माइक्रोबियल में। तो अब इनमें देखेंगे हम कि कौन इनमें से आपका एंटीबायोटिक है ना।
एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक, इन सब में कौन कौन आ रहा है? तो क्लोरोक्विन ये एंटी मलेरियल है। क्लोरोक्विन क्या है? एंटी मलेरियल ड्रग है, यानी कि मलेरिया जो होता है हमको, और मलेरिया किसके वजह से होता है? मादा यानी कि फीमेल एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है ना। तो ये क्लोरोक्विन क्या हो गया? एंटी मलेरियल ड्रग हो गया। रेनियोटिडिन क्या हो गया? एंटा एसिड ड्रग हो गया। एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन आपका क्या हो गया? एंटीबायोटिक हो गया, यानी कि एंटी माइक्रोबियल में ये आ जाएगा। डाइमटेप आपका क्या हो गया? एंटी हिस्टामिन ड्रग हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंपाउंड विच इज एडेड टू सोप टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इज। कुछ देर पहले हम लोग बात किए कि साबुन में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के लिए क्या डाला जाता है। इसका भी आंसर क्या करेंगे आप लोग देंगे, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोगों को याद भी रह रहा है और आप लोग अच्छे से समझ भी रहे हैं बात को। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। मैं पहले बता चुका हूं कि साबुन में एंटीसेप्टिक के रूप में क्या यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है इक्वेनिल इज। कितनी बार बात कर चुके हम लोग अभी। इक्वेनिल क्या है? हमारा एक ट्रैंक्यूलाइजर है। विच क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टारगेट मोलिक्यूल फॉर ड्रग फंक्शन इन बॉडी। यानी कि जो भी हम लोग ड्रग लेते हैं वो हमारे बॉडी के किस चीज को टारगेट नहीं करता, किस मोलिक्यूल को टारगेट नहीं करता है। तो ये विटामिन को टारगेट नहीं करता, जबकि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, इन सब को क्या करता है? वो इफेक्टेड करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ग्लिसरॉल इज एडेड टू सोप। ग्लिसरॉल को जो साबुन में मिलाया जाता है, इट फंक्शन, उसका काम क्या है? क्यों मिलाया जाता है ग्लिसरॉल को साबुन में? एज अ फिल्टर, एज अ फिलर नहीं। टू इंक्रीज लेदरिंग, ये भी नहीं। टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग, यानी कि सूखने से रोकता है, यानी कि जो साबुन हम अपने बॉडी में यूज करेंगे तो वो तुरंत सूख सकता है, तो उसको तुरंत नहीं सूखे, वो उसमें फैन बना हुआ रहे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्लिसरॉल को यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 का 20 ऐसे ऑब्जेक्टिवों को देखा जो हमारे लगभग पूरे चैप्टर को रिवाइज भी कर रहा है और उससे बनने वाले क्वेश्चन को बता रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पूरे वीडियो को बहुत अच्छा से देखा है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा जरूर आप सही आंसर दे के आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जो 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बनाने के लिए दिया है, दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। गॉड ब्लेस यू फॉर योर एग्जाम।